हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप है फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था लाइट के बारे में और हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि लाइट एक्चुअली में है क्या। रे ऑप्टिक्स के बारे में आपको पढ़ाया गया था, आपको बताया गया था रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, इन दोनों में बेसिकली बेसिक डिफरेंस क्या है ये आपको समझा दिया गया था। तो आज का पूरा लेक्चर डेडिकेटेड होगा रिफ्लेक्शन पे। आज हम 3 टॉपिक्स करने वाले हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल इंसिडेंट्स। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक्स हम प्रॉपरली अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आने वाला टॉपिक होगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज यूजिंग अ प्लेन मिरर, दैट मीन्स इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। ये हमारा थर्ड लेक्चर का टॉपिक होगा। तो आज के लेक्चर में कोशिश करते हैं हम इस पूरे टॉपिक को प्रॉपरली अच्छी तरीके से समझने का। और अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आपको लेक्चर समझ आ जाएगा। आज का टॉपिक जो भी है, आज बहुत आसान सा टॉपिक है ये। ठीक है, इसको बेसिकली हम ज्योमेट्री से समझेंगे। इस पूरे चैप्टर में आपको ज्योमेट्री का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री हम थोड़ा बहुत यहाँ पे समझेंगे, ज्योमेट्री से हम सारा कुछ प्रूव करेंगे। चलिए डिस्कस कर लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस टॉपिक में आने से पहले पिछले वीडियो का थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं हम। देखो, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये है रे ऑप्टिक्स। हम पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स, और ये जो टॉपिक है रे ऑप्टिक्स, बेसिकली ये है स्टडी ऑफ लाइट। ठीक है, एक होता है वेव ऑप्टिक्स, ये रे ऑप्टिक्स है, और ये है वेव ऑप्टिक्स। अब दोनों टॉपिक में बहुत ही बेसिक डिफरेंस आपको बताया गया था लास्ट क्लास में, पिछले वीडियो में, कि रे ऑप्टिक्स में हम डिस्कस करते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, और वेव ऑप्टिक्स में हम डिस्कस करते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट जैसे ये रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्शन है ये बेसिकली आपका है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का फेनोमेनन। दिस फेनोमेनन इज रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन हमारा पार्टिकल नेचर से प्रूव हो सकता है। ठीक है, जैसे रिफ्रैक्शन, ये सब पार्टिकल नेचर। और यहाँ पे हमने डिस्कस किया था डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सब वेव ऑप्टिक्स में आ जाता है। ये जो भी फेनोमेनन्स हैं इसमें ये सब आपको दिखाई पड़ेगा, अपनी आंखों से आप देख सकते हो। बट ये जो वेव ऑप्टिक्स का जो भी फेनोमेना होता है, जैसे डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये आपको बहुत मुश्किल से दिखाई पड़ेगा, आप अपनी आंखों से देख नहीं पाओगे। पोलराइजेशन जैसे समझ लो, ये सब जो कॉन्सेप्ट है, ये सब जो टॉपिक्स हैं, ये सब आप हायर क्लासेस में डिस्कस करोगे। तो हम आज के क्लास में हम लाइट को, या फिर हम पूरे अपने चैप्टर में, इस पूरे सिलेबस में जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, हम लाइट का पार्टिकल नेचर डिस्कस करेंगे। और उसी में एक फेनोमेना है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये एक ऐसा फेनोमेना है जो हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखो, अकॉर्डिंग टू दिस पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, हम ये मानते हैं दैट लाइट जो है, कोई भी लाइट सोर्स वो पार्टिकल से एमिट करता है। ठीक है, जैसे हमारा ट्यूबलाइट, बल्ब, कुछ भी जो लाइट एमिट कर रहा हो। ठीक है, तो वो जो लाइट एमिट कर रहा है एक्चुअली में वो पार्टिकल से एमिट कर रहा है। ठीक है, सपोज यहाँ पे एक प्लेन सरफेस हम ले लेते हैं, एक मिरर रख लेते हैं, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का पूरा टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आएगा, उस वीडियो को ज़रूर देखना, बहुत ही कमाल का वीडियो बना है वो। अब देखो, ये जो एक मिरर है हमारे पास, प्लेन मिरर, हम मान लेते हैं ये प्लेन मिरर का नॉर्मल है। नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री पे होता है। ये है नॉर्मल ऑफ द प्लेन मिरर। नॉर्मल ऑफ द प्लेन मिरर, नॉर्मल वो लाइन होता है या फिर वो उसे कहते हैं जो परपेंडिकुलर होता है किसी प्लेन से। ये प्लेन मिरर, ये नॉर्मल। तो पार्टिकल, मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास कोई एक लाइट सोर्स है, दिस इज अ सोर्स। यहाँ से लाइट इधर आया, इस सरफेस को हिट करता है नॉर्मल पे, और उसके बाद वापस से रिफ्लेक्ट कर जाता है। देख रहे हो, वापस से रिफ्लेक्ट कर गया। तो अगर हम इसे पार्टिकल नेचर से समझें तो इसको इस तरह से इमेजिन करो कि ये जो रे हम बना रहे हैं, ये रे है। ठीक है, रे ऑप्टिक्स जो टॉपिक है हमारा, रे ऑप्टिक्स, रे जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, लाइन उसे कहते हैं रे। ये जो रे है, अगर हम समझे यहाँ से सोर्स से सिर्फ पार्टिकल्स एमिट कर रहे हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स इस तरह से एमिट कर रहे हैं, और ये पार्टिकल जब इस सरफेस को हिट करता है तो ये पार्टिकल बाउंस बैक करता है उसी मीडियम में। देखो, बाउंस किया, यहाँ पे इसी मीडियम में ये पार्टिकल
बाउंस कर रहा है। सो ये जो हो रहा है ये है रिफ्लेक्शन। ठीक है, सपोज तुम्हारे पास एक बॉल है, एक बॉल ले लो, हिट करो जोर से किसी दीवार पे, ठीक है, वो वापस से बाउंस बैक होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन होता है बाउंसिंग बैक, किसका? लाइट का। लाइट जो बने हैं वो पार्टिकल से बने हैं, पार्टिकल्स हिट करेंगे, बाउंस बैक होगा। तो वी आर डिस्कसिंग द फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड दिस फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। क्लियर है यहाँ तक? तो आइए डेफिनेशन लिख लेते हैं रिफ्लेक्शन का। तो ये है रिफ्लेक्शन, ठीक है, दिस इज ओनली रिफ्लेक्शन। लिखेंगे रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। कहाँ? इन द सेम मीडियम, इन द सेम मीडियम, जिस मीडियम से ये सोर्स आ रहा है, सोर्स लाइट जिस मीडियम से आ रहा है बाउंस बैक होगा उसी मीडियम में। सो रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। ठीक है, अब ये जो रिफ्लेक्शन है ये स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस पे बहुत अच्छे से होता है। जैसे एक प्लेन मिरर अगर हम कंसिडर कर लें तो वहाँ वो प्लेन मिरर बहुत ही पॉलिश्ड, उस प्लेन मिरर का सरफेस पॉलिश्ड होता है, स्मूथ होता है, तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि जो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। नाउ अब हम समझ लो यहाँ पे, अब हम ये समझते हैं कि ये जो मीडियम है ये एयर है, जहाँ पे ये सोर्स रखा हुआ है। सोर्स बोले तो कोई भी एक लाइट एमिटिंग सोर्स, बल्ब मान लो, ट्यूब लाइट मान लो, कुछ भी मान लो, ये एयर है। एयर से आया पार्टिकल्स, रेज, रिफ्लेक्ट बैक हो गया एयर में ही। एयर से एयर में जो ट्रांसफर हो रहा है या फिर बाउंसिंग बैक हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को तुम किस तरह से इमेजिन कर सकते हो, किस तरह से तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, दैट इज ऑल अप टू यू। तुम किस तरह से इमेजिन करते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पे अगर हम जाएं तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आता है, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करना भी चाहिए, ताकि हम आगे जा करके जो भी क्वेश्चन, जो भी रे डायग्राम्स हमें पढ़ने को मिलेगा वो बहुत ईजी लगेगा हमें। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। पहले इनको कॉपी कर लेना, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप समझ गए होगे तुम लोग क्या होता है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन कुछ नहीं है, सिर्फ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट है। ठीक है, कुछ टर्म्स समझना होगा इसमें, आइए देखते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि रिफ्लेक्शन किसी भी तरह हो जाएगा, तुम जैसे चाहो तुम्हारी मर्जी से रिफ्लेक्शन हो जाए। देयर आर सर्टेन लॉज, हमें कुछ लॉज को फॉलो करना होगा। रिफ्लेक्शन कुछ सर्टेन लॉज को फॉलो करके ही होगा। जैसे पहला लॉ इसमें है, पहला लॉ इसमें होता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले लिख लो सब कुछ, फिर एक्सप्लेन करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection, the first law। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को एंगल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये हम लिख सकते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड, द इंसिडेंट रे, the incident ray comma the reflected ray comma the normal। नॉर्मल अभी मैंने बताया आपको, नॉर्मल होता क्या है। नॉर्मल होता है प्लेन से परपेंडिकुलर जो लाइन हो, उसे कहते हैं नॉर्मल। द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in the same plane, all lie in the same plane। आइए समझते हैं, there are two laws of reflection, यही दो laws हैं, इनको समझते हैं पहले। तो हम रिफ्लेक्शन समझेंगे प्लेन मिरर में। ठीक है, प्लेन मिरर का एग्जांपल लेंगे, बिकॉज प्लेन मिरर एक हाईली स्मूथ सरफेस होता है, इसीलिए हम सारा का सारा रिफ्लेक्शन फेनोमेना प्लेन मिरर पे ही समझेंगे। मान लो ये है प्लेन मिरर, दिस इज द प्लेन मिरर। ये नीचे का पार्ट जो है ये है पॉलिश्ड सरफेस, ये जो नीचे का पार्ट है ये पॉलिश्ड सरफेस है, इसे कहते हैं पॉलिश्ड सरफेस। और ये जो पार्ट है जहाँ रिफ्लेक्शन होगा, जहाँ पे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होगा, इसे कहते हैं हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग
सरफेस। ओके, नाउ अब देखो क्या है, सबसे पहला लॉ तो कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मान लो ये एक इंसिडेंट रे आया यहाँ से, एक इंसिडेंट रे आया यहाँ से, ये ठीक है इंसिडेंट रे, ये आ रहा है इंसिडेंट रे, यहाँ से टकराया, टकराने के बाद ये गया इधर, ठीक है, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। जहाँ से रे आ रहा है, जो इंसिडेंट हो रहा है दैट इज इंसिडेंट रे, और ये है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब यहाँ बात है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इसको समझो। देखो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लेते हैं वो लेते हैं नॉर्मल के साथ और इंसिडेंट रे के साथ। ये है नॉर्मल, नॉर्मल हमेशा बनाना तो प्लेन पे परपेंडिकुलर बनाना, ये रहा प्लेन ऑफ द सरफेस, प्लेन सरफेस, ये इससे परपेंडिकुलर होगा, ये प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, ये प्लेन से परपेंडिकुलर हो गया, इसे कहते हैं नॉर्मल एन, एन से रिप्रेजेंट करो इसे। नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है क्या है, एंगल आई, एंगल आई होता है द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल होगा उसे कहेंगे इंसिडेंट रे। तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट, ये सब बहुत ही बेसिक बातें, इनको फटाफट कंप्लीट करेंगे और थ्योरी खत्म करके प्रॉपरली हम न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। तो एंगल आई क्या है, ये एंगल, जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में आए उसे कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। सिमिलरली एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये होता है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है नॉर्मल, ये है रिफ्लेक्टेड रे, सो ये है तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। जब भी लाइट इंसिडेंट होगा, देखो यहां से लाइट आया, जूम, टक, जूम, मतलब ये कि ये जो वैल्यू है, ये जो एंगल आई का वैल्यू है उतना ही एंगल आर बनाएगा, जूम जूम, मतलब ये देखो ये आया यहां से, ये आया यहां से, जितना एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बनाते हुए वापस से ये रिफ्लेक्ट करेगा। सो दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो एंगल आई और एंगल आर बराबर होगा, तभी होगा। मान लो ये 45 डिग्री पे इंसिडेंट है विथ नॉर्मल, तो ये भी 45 बनाएगा, ये 60 है तो ये भी 60 बनाएगा, ये 80 है तो ये भी 80 बनाएगा। क्लियर है? तो ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे जो टर्म आपको समझना है दैट इज इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल, इन दोनों में फर्क आपको समझना है। कभी भी इस एंगल को कभी भी इंसिडेंट एंगल मत बोलना। ये प्लेन ऑफ द मिरर के साथ जो एंगल बनता है वो इंसिडेंट एंगल नहीं होता है। उसी तरह प्लेन ऑफ द मिरर के साथ जो एंगल बनता है रिफ्लेक्टेड रे का, वो रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं होता। नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है उसे कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बना रहा है उसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ आते हैं सेकेंड लॉ पे। सेकेंड लॉ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लॉ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। लोग अच्छे समझाते भी नहीं है और बच्चे अच्छे समझते भी नहीं है। इसे कहते क्या है, ये है क्या एक्चुअली में समझो। मान लो मेरे पास एक प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर है मेरे पास, ये देखो ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है। ये इंसिडेंट रे आया यहाँ से, ठीक है, टकरा करके उसी मीडियम में, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। इंसिडेंट रे देखो दिख रहा है, इंसिडेंट रे, मान लो इंसिडेंट रे यहाँ से आ रहा है, ये टकराया प्लेन मिरर के सरफेस पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, और फिर रिफ्लेक्ट बैक कर गया। तो ये कह रहा है कि इंसिडेंट रे, ठीक है, मेरे पास एक इंसिडेंट रे है, द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, मेरे पास एक रिफ्लेक्टेड रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये जो पॉइंट है इसे कहते हैं नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ, दिस इज कॉल्ड एज द नॉर्मल। ये देखो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल किस पॉइंट पे है, इंसिडेंस के पॉइंट पे। नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये किस प्लेन के बारे में बात कर रहा है, प्लेन मिरर का सरफेस का प्लेन के बारे में बात कर रहा है या किसी और प्लेन के बारे में बात कर रहा है? सोचो जरा इसे, क्या ये प्लेन मिरर के सरफेस के बारे में बात कर रहा है क्या? ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये सब एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। मतलब देखो जरा इसे, क्या इंसिडेंट रे इस प्लेन में है, क्या रिफ्लेक्टेड रे इस प्लेन में है? यस, इसी प्लेन में है। ये प्लेन, ये प्लेन, ये मेरा प्लेन हो गया, ठीक है। इसको समझना कि ये सही है गलत, ये जो एक्सप्लेनेशन अक्सर लोग देते हैं ये सही है गलत। ये हो गया प्लेन, ये प्लेन ऑफ द मिरर है, इंसिडेंट रे
रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, सब इसी पे लाई कर रहा है ना, देखो सब इसी पे लाई कर रहा है। तो अगर हम समझें कि ये प्लेन बोला जा रहा है यहाँ पे, तो आपका आंसर है और आपका कॉन्सेप्ट है गलत। क्यों? इस प्लेन के बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है इस प्लेन के बारे में। ये प्लेन देखो, ये जो प्लेन है इंसिडेंट रे, इस देखो ये बोर्ड जो है ये एक प्लेन है ना, ये बोर्ड एक प्लेन है। इस बोर्ड पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों इसी प्लेन पे, ये प्लेन पे, इस प्लेन पे। सो इस प्लेन के बारे में बात हो रही है, ना कि इस प्लेन के बारे में बात हो रही है। अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि इस प्लेन को लेते हैं वो लोग, अक्सर लोग क्या कंफ्यूज कर रहे हैं कि इस प्लेन के बारे में बात किया जा रहा है, जो कि ऐसा नहीं है। कौन सा प्लेन है ये प्लेन है, ये वाला प्लेन, ठीक है। इस प्लेन में मतलब बोर्ड, जो बोर्ड का प्लेन है, व्हाइट बोर्ड का प्लेन, देखो ये प्लेन मेरा, ये प्लेन, इसमें इंसिडेंट रे भी है, रिफ्लेक्टेड रे भी है, नॉर्मल भी है। समझ आ गया? अगर हम इस तरह समझाएं, जैसे मान लो ये, ठीक है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल किस प्लेन में है? इस प्लेन में या इस प्लेन में? किस प्लेन में? इस प्लेन में है या इस प्लेन में? ध्यान से बताओ, सोच कर बताना। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, कौन से प्लेन में? ये प्लेन ऑफ द मिरर है। क्या हम प्लेन ऑफ द मिरर के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं? नहीं। कौन से प्लेन की? इस प्लेन की बात कर रहे हैं। देखो समझो इसे, इंसिडेंट रे, ये आया इंसिडेंट रे, ये हुआ रिफ्लेक्टेड रे, यही था ना, यहाँ पे था मिरर, ये मिरर था हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इमेजिन कर रहे हो। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये था नॉर्मल, ये था नॉर्मल। किस प्लेन में है ये तीनों? इस प्लेन में है ना, देखो इस प्लेन में है, ये रहा प्लेन, ये दिस इज द प्लेन, इस प्लेन में। और अगर हम इसको इस तरह से दिखाएं तो ये रहा प्लेन, अगर ये मिरर है हमारा तो ये प्लेन में है, इस प्लेन में, तीनों देखो इसी प्लेन में लाई कर रहा है। सो दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंड लॉ। किस प्लेन में है? सारे के सारे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सारा का सारा एक ही प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। तो तुम कोई सा भी प्लेन ले लो, तीनों रे एक ही प्लेन में लाई करेगा, और ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सो दीज आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इज इट क्लियर? कॉपी करो फटाफट, क्वेश्चन करते हैं, फटाफट कॉपी करेंगे। चलो, एक क्वेश्चन ये है कि क्या ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सिर्फ प्लेन मिरर के लिए ही ट्रू है? नहीं, ऑलवेज ट्रू है। किसी भी टाइप का मिरर ले लो, पॉलिश्ड मिरर, ऑलवेज ट्रू, ठीक है। ये प्लेन मिरर का केस हम डिस्कस कर रहे थे, दिस वाज द केस ऑफ प्लेन मिरर। अब जरा हम इसे स्फेरिकल मिरर में पढ़ते हैं, क्योंकि हमें प्लेन मिरर पढ़ना है और स्फेरिकल मिरर्स भी पढ़ना है, अपने सिलेबस में दोनों है। तो यहाँ पे ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज ट्रू फॉर प्लेन मिरर ऑल्सो एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर स्फेरिकल मिरर्स। चलिए, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं हम इन स्फेरिकल मिरर्स। चलो देखो, स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है पहले वो समझ लो। स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है? देखो, स्फेरिकल मिरर होता है, स्फेरिकल मतलब स्फेयर के शेप में, ये इस तरह से, ये स्फेयर होता है, ठीक है, स्फेयर होता है, ये सर्कल नहीं है, स्फेयर है ये। अब इसमें रिफ्लेक्टिंग पार्ट और पॉलिश्ड पार्ट चेंज कर दिया जाता है। कई बार रिफ्लेक्टिंग पार्ट अंदर ले लिया जाता है, कई बार पॉलिश्ड पार्ट अंदर ले लिया जाता है। तो हम यहाँ पे ये कंसिडर करते हैं कि पॉलिश्ड पार्ट ये बाहर का पार्ट है, ये पॉलिश्ड सरफेस है, दिस इज द पॉलिश्ड सरफेस। दिस इज द पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। और अंदर का जो पार्ट है, ये पार्ट, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और बाहर का पार्ट, ये पार्ट पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। जब भी रिफ्लेक्शन होगा हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस में होगा, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस में होता है। तो ये एक एग्जांपल है स्फेरिकल मिरर्स का। अब इसे मिरर कैसे बनाया जाए? तो इस पूरे स्फेरिकल मिरर को काट दिया जाता है बीच से। स्फेयर को बीच से काटने के बाद एक ये पार्ट निकलेगा और एक ये पार्ट निकलेगा। दोनों पार्ट को ध्यान से एनालाइज करते हैं, आराम से देखो। ये एक पार्ट निकलेगा, है ना, और एक ये पार्ट निकलेगा। जस्ट अ सेकेंड, एक ये पार्ट यहाँ देखो, एक ये पार्ट निकला,
और एक पार्ट ये निकला, ये है तुम्हारा पॉलिश सरफेस बाहर की तरफ, और इधर ये रहा पॉलिश सरफेस बाहर की तरफ, है ना। यहाँ पे हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये जो पार्ट है इसे कहते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेयर को काट करके जो मिरर्स बनाया जाएगा उसे कहेंगे स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। अब अंदर का सरफेस पॉलिश्ड होगा तो बाहर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा, तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल मिरर्स। दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स हमें पढ़ना है, एक कनकेव और दूसरा कन्वेक्स। तो बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में क्या है ये सब जब स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे। अभी हम सीख रहे हैं सिर्फ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे यहाँ पे फॉलो करेगा, तो देखो रिफ्लेक्शन तो यहाँ पे होगा। अगर हम इस पूरे स्फेयर को कंप्लीट करें कि इमेजिनरी स्फेयर बनाए इस कटा हुआ स्फेयर के साथ, इस कटा हुआ स्फेरिकल मिरर के साथ, तो इमेजिनरी स्फेयर बना लेते हैं हम। ये इनिशियली कुछ इस तरह का दिखता होगा, इसे काट करके बनाया गया होगा, और इनिशियली ये कुछ इस तरह का दिखता होगा, इसे काट करके अलग किया गया होगा। अब यहाँ पे हम कराने वाले हैं रिफ्लेक्शन। तो देखो रिफ्लेक्शन कैसे कराएंगे, सिर्फ एक ले ले, दोनों सेम ही है। अंदर की तरफ यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन होगा, तो कोई एक ले लेते हैं, समझ जाओगे। चलो इसको लेते हैं, ये स्फेरिकल मिरर में बनाते हैं। स्फेरिकल मिरर में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ करने के लिए, उसका डायग्राम बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए इसका नॉर्मल किधर होगा, क्योंकि नॉर्मल अगर पता होगा तभी हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बना सकते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना सकते हैं। तो देखो इस स्फीयर का सेंटर कहीं यहाँ पे होगा, इसे कहते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे जब स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे तो अच्छे से समझाएंगे इसे, अभी समझ लो इसे कहते हैं सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पूरे स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखो किस तरह से दिखाएंगे। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस या सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो मान लो कि एक रे ऑफ लाइट आया, एक रे ऑफ लाइट आया इस तरह से, ठीक है, टकराया यहाँ पे, ये हो गया इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अब होना क्या चाहिए, पॉलिश सरफेस है ये, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट है ये, होना ये चाहिए कि ये रिफ्लेक्ट करेगा उसी मीडियम में, जिस मीडियम से ये इंसिडेंट रे आ रहा है उसी मीडियम में ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा। लेकिन रिफ्लेक्शन के लिए हमें नॉर्मल पता होना चाहिए, नॉर्मल है किधर, क्योंकि नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम डिसाइड कर सकते हैं। तो जब भी स्फेरिकल मिरर में नॉर्मल बनाओ किसी भी पॉइंट पे, तो ध्यान देना कि ये जो नॉर्मल है हमेशा सेंटर से पास करेगा, हमेशा इस सेंटर से हमेशा पास करेगा। क्योंकि जब भी तुम एक स्फेरिकल मिरर में या फिर सर्कल में जब भी तुम नॉर्मल बनाते हो, 90 डिग्री बनाते हो, तो वो 90 डिग्री सरफेस पे तो 90 डिग्री हो जाता है, इस सरफेस पे तो 90 डिग्री बन जाएगा, लेकिन ये सेंटर से भी पास करेगा। तो नॉर्मल ऑफ अ स्फीयर पासेस थ्रू द सेंटर, कहीं पर लिख लो, नॉर्मल ऑफ अ स्फीयर passes through the center, passes through the center। चलो अब बन जाएगा, देखो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे नॉर्मल, ये है नॉर्मल n, ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जितना ये एंगल बना है उतना ही एंगल यहाँ बना करके रिफ्लेक्ट बैक करेगा कि नहीं, ये उतना ही एंगल बनाकर ये रिफ्लेक्ट कर गया। सो दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो ये लगभग पैरेलल जैसा दिख रहा है, इसका भी कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे जब पढ़ाएंगे स्फेरिकल मिरर्स। ये पूरा पैरेलल होता है या लगभग पैरेलल होता है, क्या होता है, ये कोई पोजीशन होता है इस इंसिडेंट रे का जिसपे ये इंसिडेंट होता है, तब ये पैरेलल बनता है, ये सब आगे पढ़ाएंगे। यहाँ पे लिखना दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, this is reflected ray. Here angle of incidence is equal to angle of reflection. So reflection or laws of reflection holds true in any kind of polished surface or reflecting surface। वो रिफ्लेक्शन हमेशा ट्रू होगा, चाहे तुम प्लेन मिरर लो, स्फेरिकल मिरर लो, किसी भी तरह का एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लो, तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन हमेशा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा वैलिड होगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है या नहीं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, क्या एक ही प्लेन में है, इस प्लेन में दिखाई पड़ रहा है ये प्लेन, तीनों एक ही प्लेन में। चलो अब समझ आ गया क्या यहाँ पे कंफ्यूजन होता है और क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। अब देखो जिस तरह हम यहाँ पे बाहर पॉलिश सरफेस बना रहे थे, उसी तरह अब हम एक स्फेरिकल मिरर बनाते हैं जहाँ पे रिफ्लेक्टिंग पार्ट बाहर कर देंगे और पॉलिश पार्ट अंदर कर देंगे। अब ये देखो, ये रहा मेरा एक स्फेरिकल मिरर। अब हम अंदर की तरफ पॉलिश पार्ट बना लेते हैं,
ठीक है, ये रहा पॉलिश्ड पार्ट अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ है रिफ्लेक्टिंग पार्ट। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर यहाँ पे होगा कहीं पे, ठीक है, इसे कहेंगे सेंटर ऑफ द कर्वेचर, और अंदर का पार्ट ये है पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। क्लियर है? आइए इसको बनाते हैं, इसमें से मिरर काट करके हम निकालते हैं और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करते हैं। मिरर कट गया यहाँ से, तो मिरर कटने के बाद मिरर निकल कर आएगा, ये देखो ये मिरर निकल कर आएगा, ये है ना चांद जैसा। अब यहाँ पे जो पॉलिश पार्ट है वो पॉलिश पार्ट अंदर की तरफ है, ये पॉलिश पार्ट जो है ये अंदर की तरफ है। देखो इधर पॉलिश पार्ट बाहर की तरफ था, अब पॉलिश पार्ट अंदर की तरफ हो जाएगा। दिखाई पड़ रहा है इस साइड का? जस्ट अ सेकंड देखने दो। हाँ चलो दिखाई पड़ रहा है। तो अंदर की पार्ट अंदर की तरफ ये पार्ट हो गया तुम्हारा पॉलिश पार्ट, और ये पार्ट हो गया रिफ्लेक्टिंग पार्ट। अब फिर से यहाँ पे एक हम प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं, ये कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस मिरर का, ये जो मिरर है इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। देखो अगर हम सर्कल कंप्लीट करें तो सर्कल इधर कंप्लीट होगा, मतलब स्फीयर इधर कंप्लीट होगा, इस स्फीयर का सेंटर लगभग यहाँ पे होगा, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। अब यहाँ रिफ्लेक्टिंग पार्ट तो इधर है, पीछे की तरफ है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट इधर, रिफ्लेक्शन तो यहाँ पे होगा, ये तो पॉलिश पार्ट है, अंदर कोई रिफ्लेक्शन होता नहीं है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन कैसे बनाया जाए? सबसे पहला काम नॉर्मल, देखो हम बताएं तुम लोगों को, नॉर्मल हमेशा जब भी जाएगा तो सेंटर से पास होता है। जैसे इसका नॉर्मल देखो, अगर तुम नॉर्मल बनाओगे, सपोज यहाँ पे तुम नॉर्मल बना रहे हो तो ये सेंटर से पास होगा, ये है नॉर्मल, देखो ये सेंटर से पास हो रहा है, ये है नॉर्मल। देखो ये भी पार्ट पार हो रहा है सेंटर से, ये पास हो रहा है सेंटर से, ये भी नॉर्मल, तो ये कहलाएगा नॉर्मल। इसी तरह यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ सेंटर बना दें तो सेंटर पास होगा हमेशा नॉर्मल से, कहीं से ही बनाओ सेंटर हमेशा, नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करेगा। तो यहाँ पे देखो नॉर्मल सेंटर से पास कर रहा है, तो यहाँ पे हम जो नॉर्मल बनाएंगे वो ये होगा, सेंटर से पास करता हुआ। देखो ये सपोज हम ये नॉर्मल बना रहे हैं, सपोज ये हमारा नॉर्मल है, देखो सेंटर से पास कर रहा है, मतलब 90 डिग्री पे होगा ये सरफेस से। हमेशा नॉर्मल ऑफ अ स्फीयर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर, हमेशा ऐसा होगा। अब आओ इसमें रिफ्लेक्शन देखते हैं। अब होगा क्या कि मान लो कोई लाइट रे इंसिडेंट है इस तरह से, जिस पॉइंट पे ये टकराता है सरफेस पे, मिरर पे, ठीक है, उसी पॉइंट से हम बनाते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल हम पहले ही बना चुके थे, उसी पॉइंट से फिर हम इंसिडेंट रे दिखा देते हैं। ये है इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे, ठीक है। इंसिडेंट रे कुछ एंगल बनाएगा, ये एंगल देखो नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट रे एंगल बना रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्या होगा ज़रा बताओ, रिफ्लेक्शन होगा या रे अंदर चला जाएगा? अब यहाँ पे होगा रिफ्लेक्शन, ठीक है, अब यहाँ पे होगा रिफ्लेक्शन। उतना ही एंगल बना करके अब ये वापस इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना है। सो यहाँ पे देखो तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, सब एक ही प्लेन में है। और ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड रे। चेक करो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल, सब एक ही प्लेन में। तो बच्चों ये होता है एक्चुअल कॉन्सेप्ट। आई नो मैं बहुत टाइम ले रहा हूँ इसको समझाने के लिए, और ज़रूरी भी है, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ बहुत इग्नोर करके लोग चलते हैं, इसीलिए तुम्हारा बिल्ड नहीं हो पाता जो कॉन्सेप्ट तुम्हारा बिल्ड होना चाहिए फिजिक्स में, इसीलिए तुम फिजिक्स से बहुत दूर भागते रहते हो। देखो प्रॉपर नॉलेज और प्योर कॉन्सेप्ट लेकर चलोगे तो फिजिक्स में तुम्हें कुछ भी क्वेश्चन मिल जाएगा ना, तुम उस क्वेश्चन के साथ खेलना सीख जाओगे, ठीक है। आगे दिखाएंगे क्वेश्चंस किस तरह पूछा जाता है। तो अगर ये हो गया है तो कंप्लीट करो। अच्छा, इन दोनों मिरर्स का, इन दोनों स्फेरिकल मिरर्स का नाम बता देते हैं तुमको। ये कहलाता है कॉनकेव मिरर और ये कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर्स जब हम पढ़ेंगे और इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स जब हम पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ वहाँ पर आगे तुमको मिलेगा। कॉपी कर लो, इतना क्वेश्चन कराएंगे अब, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, अभी कॉपी करो पहले। लेफ्ट पार्ट तो छिप गया है, चलो कॉपी कर लेंगे, फिर यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। रब करें अब, चलो देखो रब कर रहे हैं, अब क्वेश्चंस बनाएंगे। अब अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, और अगर कुछ कन्फ्यूजन हो
या फिर कोई सजेशन मेरे लिए लेक्चर किस तरह बनना चाहिए, या फिर कोई टॉपिक आपको पढ़ना हो तो कमेंट करना, कमेंट सेक्शन में मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है तो क्वेश्चन को कमेंट में पूछना। आई विल ट्राई कि कमेंट में जो भी आप पूछो मैं उसका आंसर कर पाऊँ, और जनरली आंसर मैं करता ही हूँ। कमेंट में जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, जो भी क्वेरी हो, आपको लेक्चर अच्छा लगे, आपको सच में पसंद आया लेक्चर, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो ज़रूर करके जाना, ठीक है। और कमेंट में जो भी क्वेरी हो, सजेशन हो, क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, कुछ भी हो, मुझसे बात करना हो या फिर मेरे लिए कुछ कहना हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करना। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चंस ऑन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको बताना है इसमें, ये प्लेन सरफेस, प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये एंगल गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। आपसे पूछ रहा है फाइंड एंगल आर। बनाते जाओ, लास्ट में चेक करेंगे, लास्ट में डिस्कस करेंगे इसको। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपसे पूछ रहा है, इसे कहते हैं एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द प्लेन ऑफ द मिरर इज 30 डिग्री। समझ लो, टर्म समझ लो। क्वेश्चन में जब लैंग्वेज में गिवन होगा तो इस तरह से पूछेगा, द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द प्लेन ऑफ द मिरर इज 30 डिग्रीज, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, angle of incidence is given 60 degrees, find the value of theta, find theta। okay, next चलिएगा, बनाइएगा। चलो कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं, उसके बाद खुद से कुछ क्वेश्चंस ट्राई करना। तो हमसे क्या क्या पूछ रहा है देखो ज़रा। फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये गिवन है, ये इंसिडेंट रहे, ये प्लेन के साथ 30 डिग्रीज बनाता है। आपको बताना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। पहली बात, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देख लो। ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाए उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाए उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमसे पूछ रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए, तो हम सबको पता है नॉर्मल प्लेन के साथ 90 डिग्रीज का एंगल बनाता है, तो ये हो गया 90 डिग्री, ये 30, तो 90 माइनस 30 हो जाएगा 60, तो ये वैल्यू आ गया 60 डिग्रीज। देखो 60 प्लस 30, ये पूरा 90 डिग्री होगा, ये 60 तो ये भी 60 होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आ गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया 60 डिग्री। बोलो, ये बताने वाला क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। अब ये देखो, यहाँ पर फाइंड करना है आपको दिस थीटा, दैट मीन्स एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द प्लेन ऑफ द मिरर। दिस इज द प्लेन ऑफ द मिरर, एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द प्लेन ऑफ द मिरर। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये 60 है, ये 60 है, ये भी 60। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा थीटा, बताओ। ये नॉर्मल है,
ये नॉर्मल प्लेन के साथ 90 डिग्री बनाता है, अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, तब ना 90 डिग्री होगा, मतलब थीटा का वैल्यू 30। क्लियर है? चलो वो क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। फाइंड द एंगल थ्रू विच रिफ्लेक्टेड रे डेविएट्स। रिफ्लेक्टेड रे कितना डेविएशन सफर कर रहा है वो बताना है आपको। रिफ्लेक्टेड रे कितना डेविएशन सफर कर रहा है, इसको समझने के लिए सोचो जरा कि मान लो यहाँ पे कोई मिरर नहीं है, यहाँ पे कोई भी मिरर नहीं है। अगर कोई मिरर नहीं है तो ये तो इंसिडेंट रे पूरा का पूरा पास हो जाता नीचे की तरफ। मिरर आया तभी ये बाउंस किया, मिरर आया टकराया बाउंस कर गया। अगर यहाँ पे कोई मिरर नहीं होता तो रिफ्लेक्टेड रे इसी तरह से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर जाता। हमें पता है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, है ना, इसीलिए तो इसे नाम दिया गया रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स स्टडी ऑफ लाइट, रे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ऑप्टिक्स स्टडी ऑफ लाइट और रे स्ट्रेट लाइन, मतलब हमें पता चल गया कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वो पार्टिकल नेचर के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, और पार्टिकल्स तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन में इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, कितना डेविएशन होगा जब अगर यहाँ पे आप एक प्लेन मिरर रख दोगे तो डेविएशन तो यही ना होगा। देखो ये जाना चाहता था सीधा, लेकिन बीच में एक प्लेन मिरर आने से यहाँ से ये डेविएट करके ऊपर चला गया। देखो डेविएशन क्या हो रहा है, ये जाना चाहता था नीचे, लेकिन यहाँ से ये डेविएट किया। ये तो एंगल कितना बन रहा है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल बना रहा है इसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये रहा तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन। आपको ये एंगल बताना है। फाइंड द एंगल थ्रू विच द रिफ्लेक्टेड रे डेविएट्स। ये जो रिफ्लेक्टेड रे कितना डेविएशन सफर कर रहा है वो आपको बताना है। बता सकते हो? बहुत ही आसान है। ये 40 तो ये भी 40। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 40 होता है, 40 ठीक है। अगर ये 40 है तो बताओ ये कितना होगा, ये अच्छा छोड़ो, वो छोड़ो, देखो ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में एंगल होता है 180 डिग्री, ये हो गया 80 डिग्री, तो बचा हुआ एंगल 100 डिग्री हुआ, हाँ या ना? बचा हुआ एंगल 100 डिग्री। अब कैलकुलेट कर लो, एक स्ट्रेट लाइन में कंप्लीट एंगल होगा 180 डिग्री। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 80 डिग्री है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 80 डिग्री है, तो बचा हुआ एंगल 100 हुआ, ये 100 डिग्री हुआ। यही तो बोल रहा है वहाँ पे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन है। फाइंड द एंगल थ्रू विच द रिफ्लेक्टेड रे डेविएट्स। इसमें भी आपको बताना है रिफ्लेक्टेड रे कितना डेविएट करेगा। फटाफट आंसर बताओ, कमेंट करो, आंसर निकाल कर कमेंट करो। बना दे क्या? चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन तुम लोग कमेंट करना। चलो ये देखो कितना डेविएट करेगा। अगर यहाँ पे प्लेन नहीं होता तो ये इंसिडेंट रे जो है वो सीधा चला जाता, अगर नहीं होता तो। लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्लेन मिरर आ गया तो नॉर्मल सबसे बनाओ। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ नॉर्मल बनाओ, ये नॉर्मल रहा। ये नॉर्मल से उतना ही एंगल बनाएगा जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। अब यहाँ पे ये एंगल तो प्लेन के साथ बना रहा है ना 15 डिग्रीज, तो यह एंगल कितना होगा, ये होगा 75 डिग्रीज। देखो 5 5 0 10 0 कैरी 1 7 8 9। यस, ये पूरा एंगल 90 होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इंसिडेंट रे प्लेन से बना रहा है 15, तो इससे बनाएगा 75, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस है 75। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अब रिफ्लेक्शन कैसे होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन इधर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 75 डिग्री होगा। दिस इज अगेन 75 डिग्री। अब ये 75 डिग्री हुआ तो ये कितना होगा, ये भी होगा 15 डिग्री, है ना। लेकिन ये हमसे पूछा ही नहीं है, इसको क्यों निकाल रहे हैं, तो हमसे पूछा ही नहीं है। हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल थ्रू विच रिफ्लेक्टेड रे डेविएट्स। ये जो रिफ्लेक्टेड रे कितना डेविएशन सफ़र कर रहा है। तो अगर यहाँ प्लेन नहीं होता, मिरर नहीं होता, तो ये सीधा चला आता, इस तरह से सीधा चला आता। अब क्योंकि मिरर आ गया है तो सीधा ना आकर के डेविएट कर गया ना, तो कितना डेविएट किया, तो डेविएट किया इतना। कितना डेविएट किया, ये है डेविएशन। तो पूरा का पूरा वैल्यू देखो, ये स्ट्रेट लाइन इसमें पूरा होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री में तुम माइनस कर दो, 75 + 75 जोड़ो और माइनस कर दो, कितना होगा 75 + 75, ये आ जाएगा 150 डिग्री। माइनस कर दो, 150 डिग्री माइनस करोगे तो यह 30 डिग्री आएगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे 30 डिग्रीज होगा। क्लियर है? देखो 75 + 75 + 30 180 डिग्री आ जाएगा। तो ये था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन तुम लोग आंसर करोगे कमेंट में, बनाकर देखो। नहीं बनता है तो कमेंट में बताना, नेक्स्ट लेक्चर में उसका सोल्यूशन बता दिया जाएगा। चलो देखो, क्वेश्चन है कि क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, पूरा क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं। अ रे ऑफ लाइट falls on a plane mirror,
mirror making an angle of 30 degree, making an angle of 30 degrees with the mirror. On deviation, the ray of light deviates through the ray of light deviates through an angle of options are 120 डिग्री, ऑप्शन बी 140 डिग्री, ऑप्शन सी 160 डिग्री, ऑप्शन डी 180 डिग्रीज। ठीक है, इस क्वेश्चन को तुम लोग खुद से ट्राई करोगे, एक ट्राई तो तुम लोगों को देना चाहिए। क्वेश्चन को ट्राई करो, आंसर कमेंट सेक्शन में होना चाहिए। जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में हम खुद लेंगे। ठीक है, अच्छा देखो, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर आप बोर्ड्स का टॉपिक पढ़ा रहे हो या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल का टॉपिक्स पढ़ा रहे हो, तो उनसे मैं ये बोलना चाहूँगा कि स्टार्टिंग का जो भी लेक्चर्स बनता है वो बोर्ड्स लेवल के होते हैं, और उसके बाद जैसे अभी तक जो भी क्वेश्चंस कराया गया ये सब बोर्ड्स लेवल के क्वेश्चंस है। ठीक है, अभी तक कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस अभी कराया नहीं गया है। तो जब भी ऐसा होगा कॉम्पिटिटिव लेवल का जब भी शुरू करेंगे टॉपिक, तो वो आपको इसी वीडियो में बता दिया जाएगा, लेक्चर में साथ ही साथ बता दिया जाएगा। जैसे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर बनने वाला है इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर, उसमें स्टार्टिंग में आपको बोर्ड्स का कॉन्टेंट मिलेगा, उसके बाद आपको कॉम्पिटिटिव लेवल का कॉन्टेंट मिलेगा। तो जब भी आपको ऐसा कन्फ्यूजन हो कि ये बोर्ड्स के लिए पढ़ाया जा रहा है या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाया जा रहा है, तो आप समझ लो कि स्टार्टिंग में जो भी बताया जाता है लेक्चर के स्टार्टिंग में वो सब बोर्ड्स लेवल पे ही चलता है, क्योंकि वहाँ से बेसिक्स हम पढ़ते हैं। और बोर्ड्स लेवल में पूछता है क्या है, सिर्फ बेसिक्स। ठीक है, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस उसमें आते नहीं हैं, और ये सब जो है ये सब बोर्ड्स लेवल के क्वेश्चंस, एडवांस लेवल अभी तक आया नहीं है आपके सिलेबस में। तो इसके बाद का जो लेक्चर बनेगा उसमें बोर्ड्स भी होगा, एडवांस भी होगा। स्टार्टिंग का देख लेना और स्किप करके अगर चाहते हो तुम लोग देखना कॉम्पिटिटिव लेवल का भी, तो आगे कैरी कंटिन्यू कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, तो बहुत हो गया प्लेन मिरर्स पे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम ये लेते हैं, स्फेरिकल मिरर्स पे एक क्वेश्चन लेते हैं। स्फेरिकल मिरर्स पे कौन सा क्वेश्चन लिया जाए? हाँ, ये क्वेश्चन लेते हैं। चलो, प्लेन मिरर पे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करा दिया गया आपको। वीडियो पॉज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे तुम्हारा कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग हो रहा है। चलो, ये जो क्वेश्चन है ये है स्फेरिकल मिरर का क्वेश्चन। हमारे पास एक मिरर है ये, और इसका पॉलिश्ड पार्ट पीछे की तरफ है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी गिवन है हमें। ये पूरा मिरर कंप्लीट होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ लाई करेगा। अब क्वेश्चन देखो, अब मज़ा आएगा। ये रे ऑफ लाइट गया सीधा पैरेलल और ये कर गया रिफ्लेक्ट, और जब हम इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं इस तरह से, तो ये इस लाइन से 25 डिग्रीज का एंगल बना रहा है। 25 डिग्रीज। आपको बताना है द वैल्यू ऑफ थीटा। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। चलो, गिव इट अ ट्राई। नहीं बने कोई बात नहीं, ट्राई ज़रूर किया करो। 25 डिग्री है वो एंगल, ये एंगल 25 डिग्रीज है। आपसे पूछ रहा है थीटा का वैल्यू क्या होगा, आप ये बताइए। इस पूरे चैप्टर में ज्योमेट्री आपको आना चाहिए, बेसिक ज्योमेट्री ज़रूरी है इस पूरे चैप्टर के लिए। चलो, हो गया, सॉल्व करें।
बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन यार, बहुत सिंपल है। देखो करेंगे कैसे, ये देखो ये 25 डिग्री है, ये 25 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये भी तो 25 डिग्री होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़े हो मैथमेटिक्स में, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये 25 तो ये भी 25, ठीक है। और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है तुम्हारा, हाँ कि ना। ये नॉर्मल, देखो सेंटर से पास हो रहा है ये, तो ये नॉर्मल हुआ, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्टेड रे के साथ नॉर्मल एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ। और ये एंगल इंसिडेंट रे के साथ है, नॉर्मल है ये, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 25 डिग्री है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी तो 25 डिग्री होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों 25 डिग्री, 25 थीटा क्या है, थीटा देखो, थीटा पूरा एंगल 1 और आर को जोड़ करके है, एंगल थीटा इज इक्वल टू आई प्लस आर। देखो ये पूरा का पूरा थीटा है, इसमें आई भी आ रहा है आर भी आ रहा है, दोनों जोड़ देंगे मतलब 25 प्लस 25, आंसर है 50 डिग्री। सो दिस वाज द आंसर। क्लियर क्लियर। चलो एक लास्ट टॉपिक बच गया इस लेक्चर में, नॉर्मल इंसिडेंस। हेडिंग लगाएंगे नॉर्मल इंसिडेंस। अब क्योंकि तुम नॉर्मल समझ चुके हो, अब नॉर्मल इंसिडेंस समझो। रे डायग्राम बनाने के लिए नॉर्मल इंसिडेंस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम 2 रेज यूज़ करते हैं रे डायग्राम को बनाने के लिए, उसमें से एक रे होता है नॉर्मल इंसिडेंस। सबसे आसान तरीका रे डायग्राम बनाने का, नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस सबसे पहले प्लेन मिरर के केस में समझेंगे, उसके बाद स्फेरिकल मिरर के केस में समझेंगे। तो देखो सबसे पहले इन केस ऑफ प्लेन मिरर, इन केस ऑफ प्लेन मिरर्स, एक प्लेन मिरर बना लेते हैं, सुंदर सा प्यारा सा एक प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर। इसमें सबसे पहले एक इंसिडेंट रे बना लो। सपोज ये, सॉरी इंसिडेंट रे नहीं बनाना यहाँ पे, ये रहा प्लेन मिरर। अब नॉर्मल इंसिडेंस हो गया, होगा क्या, देखो नॉर्मल मतलब कि जो प्लेन ऑफ द मिरर से परपेंडिकुलर हो, और इंसिडेंस मतलब इंसिडेंट रे, मतलब इंसिडेंट रे जो कि नॉर्मल हो, ऐसा इंसिडेंट रे जो कि नॉर्मल हो। मतलब यहाँ पे अगर हम ये नॉर्मल बना रहे हैं, देखो ये नॉर्मल, ये है नॉर्मल n, ये कहलाता है नॉर्मल ऑफ द मिरर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द प्लेन ऑफ द मिरर। नॉर्मल का एंगल बनता है 90 डिग्री विद द प्लेन ऑफ द मिरर। अब हमें दिखा रहा है नॉर्मल इंसिडेंस, ऐसा इंसिडेंट रे जो प्लेन ऑफ द मिरर से नॉर्मल हो। अब यहाँ पे देखो नॉर्मल हो, प्लेन ऑफ द मिरर से नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल आया नीचे की तरफ, ठीक है, नॉर्मल आ रहा है। क्या यहाँ पे बता सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, कोई बता सकता है एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? याद करो एंगल ऑफ इंसिडेंस का डेफिनेशन, द एंगल फॉर्म्ड बाय द इंसिडेंट रे विथ द नॉर्मल, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का कितना एंगल बन रहा है वो बताना है आपको। तो कितना एंगल बना रहा है ये 0 डिग्री। कैसे, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, इंसिडेंट रे इसी के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। अगर इंसिडेंट रे इस तरह आता तो ये तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता, यहाँ से यहाँ तक ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता। लेकिन देखो नॉर्मल इंसिडेंस मतलब ये जो इंसिडेंट रे है वो धीरे 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 मेकिंग एन एंगल ऑफ 0 डिग्री इसके ऊपर ओवरलैप कर गया ना। देखो मान लो ये 90 डिग्री है, 90 से हुआ 60, 30, 15, 10 एंड 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा 0 डिग्री। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? तो फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस भी होगा 0 डिग्री। मतलब ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0, तो मतलब ये कि जिस तरह से ये रे ऑफ लाइट इस प्लेन पे टकराया है उसी तरह से इसी पाथ को ट्रेस करते हुए वापस से उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस चला जाएगा। मतलब ऐसे टक टक, समझ गए कैसे? टक टक आया ऊपर से रे, नॉर्मल इंसिडेंस, टकराया, ठीक है, वापस से उसी पाथ को फॉलो करते हुए। तो दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस एक सिचुएशन है, ठीक है, जहां पे इंसिडेंट रे इज नॉर्मल ऑन टू द प्लेन ऑफ द सरफेस मेकिंग एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। क्लियर है? उसी तरह अगर हम इसको स्फेरिकल मिरर में समझें तो कैसे बना सकते हैं, समझो। एक स्फेरिकल मिरर लेकर समझाएंगे, दूसरा समझ जाना खुद से। ये है मेरे पास एक स्फेरिकल मिरर, इस स्फेरिकल मिरर का ये है क्या, ये है पॉलिश सरफेस, है ना, ये है पॉलिश सरफेस, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पर लाई करेगा। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर ढूंढने का तरीका क्या है,
इमेजिनरी स्फीयर बना लो, कंप्लीट कर लो इसे। सपोज कर लो कि इमेजिनरी स्फीयर है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल गया तुम्हें। अब इसमें बनाना है तुम्हें नॉर्मल इंसिडेंस। तो नॉर्मल इंसिडेंस बनाने के लिए सबसे पहले बनाना होगा हमें क्या, हमें बनाना होगा नॉर्मल। तो कोई भी एक, किसी भी एक पोजीशन पे नॉर्मल बना लेते हैं। मान लो ये हमारा नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल एन। अब जब रे ऑफ लाइट इसी पे इंसिडेंट होगा अलोंग द नॉर्मल, जब इसी पे इंसिडेंट होगा अलोंग द नॉर्मल, तो ये क्या इंसिडेंट रे अलोंग द नॉर्मल, ठीक है। वापस से इसी पाथ को ट्रेस करेगा पीछे की तरफ। देखो ये परपेंडिकुलर है सरफेस से। परपेंडिकुलर कौन है, नॉर्मल परपेंडिकुलर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है। ये देखो परपेंडिकुलर है सरफेस से, प्लेन ऑफ द सरफेस से नॉर्मल। तो इंसिडेंट है यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो नॉर्मल इंसिडेंस एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 डिग्री का होता है। इसे कहते हैं हम नॉर्मल इंसिडेंस। क्लियर, समझ आ गया? बोलो समझ आया? आई होप समझ आ गया होगा। नॉर्मल इंसिडेंस द सिचुएशन जहाँ पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों 0 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मली इंसिडेंट होता है, नॉर्मल को फॉलो करता हुआ, उसी पाथ को फॉलो करता हुआ टकराता है और उसी पाथ को फॉलो करता हुआ वापस चला जाता है। क्लियर है? एक क्वेश्चन और करेंगे, लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का। चलो, अब नॉर्मल इंसिडेंस तुम समझ गए हो तो ये क्वेश्चन तुमसे बन जाना चाहिए। बोला जा रहा है कि अ रे ऑफ लाइट incident on one of the plane mirror at an angle of 30 degree, a ray of light is incident on one of the plane mirrors at an angle of 30 degree. Okay, light after reflecting falls on the second mirror. Light after reflecting falls on the second mirror and gets reversed Find the angle between the mirror. Find the angle between the mirror. जितना लेंदी क्वेश्चन उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और उतना इजी क्वेश्चन। लेंदी क्वेश्चंस अक्सर आसान होता है। चलो पहले देख लो, इसका फिगर बना लेते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को। आधा क्वेश्चन लिखा गया है, फिगर बनाएंगे तो पूरा समझ आ जाएगा। बोला जा रहा है कि मेरे पास 2 मिरर है और दोनों प्लेन मिरर्स हैं। दोनों प्लेन मिरर्स किसी एंगल पे इंक्लाइंड है। दोनों प्लेन मिरर्स किसी एंगल पे इंक्लाइंड है। मतलब देखो ये जो बोल रहा है ये थीटा, मान लो ये थीटा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दोनों प्लेन मिरर का। दोनों प्लेन मिरर किसी एंगल पे इंक्लाइंड है। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन ऑफ द प्लेन मिरर्स। किसी एक प्लेन मिरर पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है। मान लो इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। मान लो ये जो रे ऑफ लाइट है इस तरह आया, ठीक है, और ये इंसिडेंट है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री पे इंसिडेंट है। तो हम बना लेंगे नॉर्मल पहले, ठीक है। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ये 30 डिग्री, ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में, ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया, ठीक है। लाइट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग एंड फॉल्स ऑन द सेकेंड मिरर एंड गेट्स रिवर्स्ड। यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट फॉल होता है सेकेंड मिरर पे। देखो इधर जाएगा ना, ये 30 तो ये भी 30 बनाएगा। लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, देखो पढ़ो, लाइट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फॉल्स ऑन द सेकेंड मिरर एंड गेट रिवर्स्ड। रिवर्स्ड का मतलब ये जैसे टकराया उसी तरह से ये वापस आ गया, रिवर्स हो गया। फाइंड द एंगल बिटवीन देम। आपको बताना है इन दोनों प्लेन के बीच में एंगल कितना है। थीटा का वैल्यू आपको बताना है। कैसे निकालेंगे थीटा का वैल्यू, कैसे निकालेंगे? पॉज करो, ट्राई करो। थीटा का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। कैसे निकालेंगे थीटा का वैल्यू? देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना, ये भी 30 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 30 डिग्री। अच्छा ये जो कंडीशन है, रे जहाँ से गया वापस आ गया, ऐसा कब होता है?
जिस पाथ को फॉलो करेगा उसी पाथ को रिवर्स करके वापस आ जाएगा। ये नॉर्मल इंसिडेंस में होता है, मतलब यहाँ पे ये जो नॉर्मल है ये 90 डिग्री बना रहा है। नॉर्मल भी वही है जो ये रे जिस रे पे ये फॉलो कर रहा है, ये रे जो पाथ फॉलो कर रहा है वही तो नॉर्मल है, मतलब ये 90 डिग्री हो गया। अब ध्यान से इस ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल ए बी सी, ध्यान से इस ट्राइंगल को देखो, ये एंगल है 90 डिग्री, ठीक है, ये एंगल है थीटा। ये एंगल क्या हम निकाल सकते हैं? क्या ये एंगल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, ये पूरा ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये प्लेन ऑफ द मिरर है, ये 30, ये पूरा 90 डिग्री होना चाहिए, ये पूरा 90 डिग्री होना चाहिए, ये 30 तो ये 60, हाँ कि ना, ये 60 हुआ, थीटा निकल जाएगा। अब ये 90 ये 60 तो थीटा क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 60। सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, इस पूरे ट्राइंगल में एंगल होना चाहिए 180 डिग्री, एक है 90 डिग्री, दूसरा है 60 डिग्री, मतलब 180 में से 90 और 60 को ऐड करो और माइनस कर दो, ये बन गया 30 डिग्री, मतलब थीटा का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। देखो, तीनों एंगल को जोड़ो, एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। 90 प्लस 60 प्लस 30 कितना हो गया? 180 हुआ। तो एंगल कितना इंक्लाइंड है? फाइंड द एंगल बिटवीन द मिरर, तो एंगल बिटवीन द मिरर इज 30 डिग्रीज। आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं? फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। वहाँ पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा। आपको पढ़ाया जाएगा इमेज कैसे फॉर्म होता है दो प्लेन मिरर्स के बीच में, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का एग्जाम्पल लेंगे, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स एग्जाम्पल लेंगे, और ये भी बताया जाएगा कि दो मिरर के बीच में अगर एक ऑब्जेक्ट है तो कितना इमेज बनेगा उस ऑब्जेक्ट का। जैसे तुम बार्बर शॉप में जाते हो, देखते हो ना, तुम बैठ रहे हो, तुम्हारे सामने एक मिरर है, तुम्हारे पीछे एक मिरर है, तो कितना सारा इमेज बन जाता है मिरर पे पीछे पीछे, तो कितना इमेज बन सकता है उस ऑब्जेक्ट का। और हम देखने वाले हैं उसमें कि मिनिमम हाइट कितना रिक्वायर्ड है मिरर में अपना पूरा इमेज देखने के लिए। वो सब क्वेश्चंस और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में आने वाला है, ठीक है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक बटन प्रेस करो, कमेंट करो एंड सपोर्ट करो। थैंक यू वेरी मच।